हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो आरटीपी डिस्कशन पार्ट 3। आज हमारा अकाउंट्स का आरटीपी कंप्लीट हो जाएगा। आज की डिस्कशन में हम देखेंगे सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, और एक फ्रेमवर्क का क्वेश्चन है वो भी हम आज ही कवर कर लेंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस हम पहले दो पार्ट्स में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पहले दो पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो जाइए और पहले दो पार्ट्स को देख लीजिएगा। सारी चीज़ें हमने डिटेल में जाकर डिस्कस करी है। ठीक है जी, आओ जी। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेमवर्क का क्वेश्चन उठाते हैं। फ्रेमवर्क का इन्होंने क्या क्वेश्चन डाला? फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक थ्योरेटिकल चैप्टर है आपके लिए। इसमें एक गोइंग कंसर्न और नॉट गोइंग कंसर्न वाला एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो कर जाना आप लोग। क्या क्वेश्चन है देखो। वो कहता है व्हाट इज मेंट बाय मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? एंड व्हाट आर द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इन द ब्रीफ। मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है, और व्हाट आर द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं सर? 5 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से 5 एलिमेंट्स होते हैं? एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। ये 5 एलिमेंट होते हैं। इनको मेजर करने के लिए क्या बेसिस है, क्या बेसिस फ्रेमवर्क बताता है। ठीक, सबसे पहले मेजरमेंट की बात करूं तो आप कह सकते हो कि सर मेजरमेंट का मतलब होता है डिटरमाइनिंग द मनी वैल्यू एट विच एनी असेट और लाइबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी। कि सर वो मनी वैल्यू जिस वैल्यू पर आप अपनी बुक्स में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट्स और लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे, दैट इज नोन एट मेजरमेंट। मेजरमेंट के सर 4 बेसिस प्रिस्क्राइब करे गए हैं बाय द फ्रेमवर्क। पहला बेस होता है सर कौन कौन से? हिस्टोरिकल कॉस्ट, दूसरा होता है करंट कॉस्ट, तीसरा होता है आपका रियलाइजेशन कॉस्ट, और फोर्थ होता है आपका प्रेजेंट वैल्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। आओ इसको देखते हैं एक बार, पढ़ो। वो कहता है मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द मनी वैल्यू एट विच द एलिमेंट कैन बी रिकॉग्नाइज इन द बैलेंस शीट और एसपीएल। कि सर वो मनी वैल्यू जिस वैल्यू पे आप अपने एलिमेंट को, एलिमेंट मतलब एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट या पीएल में रिकॉर्ड करोगे। द फ्रेमवर्क recognize the 4 alternative measurement bases for this purpose, and these bases can be as follows: historical cost, current cost, realizable value, और fourth is your present value। ठीक, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है एक्विजिशन प्राइस, कि जिस प्राइस पर आपने एसेट को खरीदा है, मतलब जितना पैसा आपने पे करा है टू एक्वायर द एसेट, जितना कैश पे करा है या कैश के इक्विवेलेंट आपने कोई भी चीज पे करी है, या फिर फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। कई बार हम एसेट को एक्सचेंज करते हैं, तो जो हम एसेट एक्वायर कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं सर? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब अगर मैंने एसेट को कैश में खरीदा है तो कैश जितना पे करा है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट मानी जाएगी, या कैश के इक्विवेलेंट मैंने कोई आइटम दी, जैसे चेक दे दिया या डीडी दे दी, ये सब हिस्टोरिकल कॉस्ट मानी जाएगी। या फिर अगर मैंने एसेट को एक्सचेंज किया है, पुरानी गाड़ी देकर नई गाड़ी ले ली, पुरानी गाड़ी देकर मैंने कोई सामान ले लिया, तो जो सामान मैंने लिया है उसकी फेयर वैल्यू क्या कहलाएगी? आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो दिस इज द एक्विजिशन प्राइस। अकॉर्डिंग टू दिस एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट एन अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड और द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। करंट कॉस्ट, अगर मैं करंट कॉस्ट की बात करूं तो सर करंट कॉस्ट का मतलब होता है आज क्या कॉस्ट पड़ती है। आज क्या कॉस्ट पड़ती है मतलब एसेट को खरीदने, अगर आप आज बाजार में जाते हो सेम एसेट को खरीदने, भाई अगर आपको लेट से कोई मोबाइल फोन है, ये मेरे पास है मोबाइल फोन, इस मोबाइल फोन को मुझे करंट कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, तो यही मोबाइल फोन अगर मैं आज ही बाजार में खरीद के लेके आता हूं, आज ही बाजार से खरीद के लेके आता हूं, तो मुझे कितने रुपए का पड़ेगा? दैट इज द करंट कॉस्ट ऑफ दिस मोबाइल फोन। ठीक, लाइबिलिटी में भी करंट कॉस्ट यूज हो सकती है। लाइबिलिटी की करंट कॉस्ट क्या होगी कि सर आज ही अगर मैं लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर दूं, आज ही मैं लाइबिलिटी को पे कर दूंगा, तो मेरी जेब से कितना पैसा जाएगा? दैट इज नोन एज करंट कॉस्ट ऑफ द लाइबिलिटी। ठीक है जी। अब सर लाइबिलिटी में आपको क्या चाहिए होता है? अनडिस्काउंटेड अमाउंट चाहिए होता है। मान लो आपको लाइबिलिटी फ्यूचर में पे करनी है, तो आपको डिस्काउंट नहीं करना, आपको देखना है सर आज इमीडिएटली अगर आप पेमेंट कर दो तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। दैट इज नोन एज करंट कॉस्ट ऑफ द लाइबिलिटी। जैसे मेरा कोई लोन चल रहा है, तो लोन में करंट कॉस्ट क्या कहलाएगी? भाई आज मेरा कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। कई बार क्या होता है सर, लोन पे अगर आप लोन को जल्दी पे करते तो आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है, प्री पेमेंट चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। मान लो मेरा 10 लाख का एक लोन है, 10 लाख में से मैंने 2 लाख की तो पेमेंट कर दी है, 8 लाख का लोन बचा है।
कार लोन में जनरली ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर कार लोन आप टाइम पे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कार लोन आप जल्दी पे कर देते हो तो कंपनी क्या करती है, आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेती है। मान लो वो कहते हैं कि भाई 8 लाख का जो आपका लोन है अगर आप पे कर दोगे तो आपको 1% की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, 1% की प्री पेमेंट चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो 1% कितना हो गया सर, 8 लाख का, ये हो गया आपका 8,000 रुपए। तो टोटल जो आपकी करंट कॉस्ट कहलाएगी वो 8 लाख नहीं कहलाएगी, वो कितनी कहलाएगी, 8,08,000 रुपए। ठीक है जी, आई होप ये पॉइंट को आप अच्छे से समझते हो। अब दिमाग में आएगा सर अगर मेरे को कोई लायबिलिटी आज पे करनी है, मैं लोन को टाइम से पहले पे कर रहा हूं तो मुझे एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ेंगे। यस सर, कंपनी आपसे, बैंक्स वगैरह आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है सर, उनकी जो इंटरेस्ट की इनकम जो होती है, उनका जो इंटरेस्ट है वो लॉस हो रहा है, तो इंटरेस्ट जो उनका लॉस हो रहा है तो उसको कवर करने के लिए वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं। तो करंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एसेट्स आर कैरिड आउट एट एन अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट that would have to be paid if the same or an equivalent asset was acquired currently. Liabilities are carried out at undiscounted amount of cash or cash equivalent that would be required to settle the obligation currently. ठीक, रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है सर, रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है सेल प्रोसीड्स, मतलब एसेट से अगर मुझे इस मोबाइल फोन को इसकी रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये मोबाइल फोन एक नॉर्मल कंडीशंस में, ये मोबाइल फोन एक नॉर्मल कंडीशन में आज मैं बाजार में कितने का बेच सकता हूं, ये मोबाइल फोन एक नॉर्मल कंडीशन में। देखो नॉर्मल कंडीशन में क्यों बोल रहा हूं, कई बार अर्जेंसी होती है, अर्जेंसी में हम चीजें सस्ती बेच देते हैं, होता है ना कई बार कि भाई मुझे पैसे की इमीडिएट नीड है तो मुझे हो सकता है ये मोबाइल फोन सस्ता भी बेचना पड़े, तो वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है। मुझे देखना है सर नॉर्मल कंडीशन में ये मोबाइल फोन आज कितने का बिक जाएगा, दैट इज द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ दिस मोबाइल फोन। इस एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू क्या कहलाएगी कि सर नॉर्मल कंडीशंस में ये मोबाइल फोन मैं बाजार में कितने का सेल आउट कर दूंगा, दैट इज नोन एज रियलाइजेबल वैल्यू। लायबिलिटी में भी रियलाइजेबल वैल्यू हो सकती है कि सर नॉर्मल कंडीशंस में आज मुझे लायबिलिटी कितने की सेटल करनी पड़ेगी, अगर मैं आज ही अपनी लायबिलिटी को सेटल करता हूं तो मुझे कितने पे करने पड़ेंगे, दैट इज नोन एज रियलाइजेबल वैल्यू। तो आप लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रियलाइजेबल वैल्यू और करंट कॉस्ट को आप बराबर कह सकते हो, ठीक। लेकिन एसेट में करंट कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू में फर्क है। अब इस मोबाइल की मैं बात करूं, मैं बोलता हूं सर ये मोबाइल मुझे बाजार से आज ही खरीद के लेके आना है तो ये महंगा मिलेगा, ये महंगा मिलेगा, मतलब महंगा इन द सेंस कि मान लो मैं बाजार में बोलता हूं कि मुझे सेम मॉडल, ये मेरा है OnePlus 6 है, ठीक, तो OnePlus 6 मैं अगर आज बाजार से खरीद के लाता हूं, लेट से मुझे 20,000 का मिले, लेट से मुझे आज ही OnePlus 6 कितने का मिल रहा है, 20,000 रुपए का मिल रहा है, ठीक। इतना पुराना भी होना चाहिए, जितना ये पुराना है उतना पुराना भी होना चाहिए, ये 2 साल पुराना है तो वो भी 2 साल पुराना होना चाहिए, तो वो 2 साल पुराना आपको लेट से 15,000 रुपए मिल रहा है, ठीक। लेकिन अगर मैं इस मोबाइल फोन को बेचने जाऊंगा तो मुझे 15,000 रुपए नहीं मिलेंगे, मुझे 15 नहीं मिलेंगे, मुझे कम ही मिलेंगे, क्योंकि जो शॉपकीपर है वो अपना कुछ मार्जिन जोड़ेगा, वो अपना कुछ मार्जिन रख के चलेगा। तो हो सकता है इसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या हो, 13,000 रुपए हो, ठीक। तो रियलाइजेबल वैल्यू और करंट कॉस्ट में फर्क रहता है, जनरली रियलाइजेबल वैल्यू जो होती है वो करंट कॉस्ट से कम होती है, ठीक है जी, समझ में आ रही है आपको बात, हाँ जी। तो अगर मैं एसेट की बात करूं, फॉर एसेट amount currently realizable on the sale of the asset in an orderly disposal. For liability, this is the undiscounted amount expected to be paid on the settlement of liability in the normal course of business. ठीक, प्रेजेंट वैल्यू बहुत अच्छे से समझते हो सब, प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू, कि मुझे इस एसेट को, अब एसेट छोड़ दे, एक मशीनरी का एग्जांपल लेते हैं, मुझे एक मशीनरी को उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, तो मशीनरी की प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगी, मशीनरी की डेट प्रेजेंट वैल्यू रहेगी कि इस मशीनरी से मुझे कितने कैश इनफ्लोज हो सकते हैं, उन सब की डिस्काउंटेड वैल्यू, उन सब की आज की वैल्यू क्या कहलाएगी, इस मशीनरी की प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी। भाई मुझे इस मशीनरी से मेरा आउटपुट निकलेगा, आउटपुट मार्केट में बिकेगा, आउटपुट जो निकलेगा वो मार्केट में बिकेगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूं ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज, तो वो क्या कहलाएगी, वो मेरी मशीनरी की आज की प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी। लायबिलिटी के केस में प्रेजेंट वैल्यू क्या हो सकती है कि सर लायबिलिटी को मैं अगर आज लायबिलिटी में देखता हूं मैं सर फ्यूचर में मुझे कितना कितना पे करना पड़ेगा, फ्यूचर में हो सकता है मेरी लायबिलिटी जैसे लोन है तो लोन मेरा सर इंस्टॉलमेंट में पे हो रहा है, हर साल थोड़ा थोड़ा करके पे हो रहा है, तो उन सब आउटफ्लोज की, उन सब आउटफ्लो की आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो वो मेरी लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी। तो अगर आपको अपनी बुक्स में एसेट और लायबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है तो आप इस बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हो। एसेट्स आर कैरिड आउट एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज जनरेटेड बाय द कंसर्न्ड एसेट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। Liabilities are carried out at present value of future net cash flow that are expected to require to settle the liability in the normal course of business, ठीक। तो ये चार आपके क्या होते हैं सर, मेजरमेंट बेसिस होते हैं which are prescribed in the framework to record the element of the financial statement. In preparation of the financial statement, all
or any of the measurement basis can be used in varying combination to assign money value to financial statement. मतलब आप चारों भी यूज कर सकते हो, आप अलग अलग मिक्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है जी, लेकिन ये चारों आपके लिए प्रॉपर है। तो ये आपका फ्रेमवर्क का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आते हैं सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पे क्वेश्चन है, AS2। क्या कहता है वो? ऑन 31st March 2020 a business firm finds that cost of a partly finished unit on that date is 430। ये आपको 430 क्या दे रही है? कॉस्ट ऑफ WIP। इसको मैं कह सकता हूं सर कॉस्ट ऑफ WIP या सेमी फिनिश गुड्स बोल सकते हो कि इस जो मेरा ये WIP तैयार हुआ है इसमें 430 रुपए का खर्चा लग चुका है। द यूनिट कैन बी फिनिश्ड इन 2021 बाय एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 310 रुपए, कि भाई इस यूनिट को पूरा करने में मुझे 310 रुपए का खर्चा और पे करना पड़ सकता है। भाई ये तो आधा अधूरा सामान तैयार हुआ ना, इस आधे अधूरे सामान को पूरा करने के लिए मुझे 310 रुपए का और खर्चा पे करना पड़ेगा। द फिनिश यूनिट कैन बी सोल्ड फॉर ₹750 सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ 2% ब्रोकरेज ऑन द सेलिंग प्राइस, कि सब जब मेरा जो WIP फिनिश गुड्स में तैयार हो जाएगा तो वो मेरा 750 रुपए में बिक जाएगा, लेस 2% ब्रोकरेज, कि इसको बेचने में मेरा 2% का खर्चा भी आएगा, तो मेरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी रहेगी? 750 माइनस 2%। The firm seeks your advice regarding the amount at which the unfinished unit should be valued at 31 मार्च 2020। वो कह रहे हैं 31 मार्च 20 में आप ये जो अनफिनिश यूनिट की इन्वेंट्री है इसको किस प्राइस पर वैल्यू करोगे? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स assume that partly finished unit cannot be sold in the semi finished form and its NRV is 0 without processing it further। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है सर, इस पॉइंट से हमारा सारा क्वेश्चन बनेगा। इसमें सर इन्होंने assumption क्या लिया है कि जो सेमी फिनिश गुड्स है इसको मैं एज इट इज मार्केट में बेच नहीं सकता, क्योंकि जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक ये हमारा मार्केट में बिक नहीं सकता। भाई इसे मोबाइल फोन का एग्जांपल ले लो, मैं मोबाइल फोन बनाता हूं, अब 31 मार्च 20 में क्या हुआ? ये मेरा मोबाइल फोन जो है ना वो आधा अधूरा तैयार हुआ है, क्या ये आधा अधूरा मोबाइल फोन मार्केट में बिक जाएगा? क्या ये आधा अधूरा मोबाइल फोन मार्केट में बिक जाएगा? आंसर इज नो। ये तो कब बिकेगा? जब ये पूरी तरीके से तैयार होगा तभी तो ये मार्केट में बिकेगा। तो बहुत सारे ऐसे हमारे गुड्स होते हैं जो सेमी फिनिश्ड फॉर्म में बिक ही नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे गुड्स भी होते हैं जो सेमी फिनिश्ड फॉर्म में भी बिक जाते हैं, ठीक, तो उनके लिए आपका क्राइटेरिया अलग रहता है। तो AS2 क्या कहता है? AS2 कहता है कि भाई अगर तो आपको लगता है कि आपका सेमी फिनिश्ड गुड्स जो है वो मार्केट में बिक जाएंगे तो उसकी NRV आपको पता लग जाएगी, कॉस्ट आपके पास है ही, NRV पता लग जाएगी सेमी फिनिश्ड गुड्स की, तो आप दोनों को कंपेयर करके विच एवर इज लोअर करके आप वैल्यूएशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई आपका सेमी फिनिश गुड्स मार्केट में बिक ही नहीं सकता, वो उसकी NRV 0 है, वो मार्केट में नहीं बिक सकता, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आपको सर वर्कआउट करनी पड़ेगी NRV ऑफ द सेमी फिनिश गुड्स। कॉस्ट तो आपके पास है ही सर 430 रुपए, अब मेरे पास NRV जो अवेलेबल है 750 वो फिनिश गुड्स की है, 750 से मेरे को क्या करना है सर? सेमी फिनिश गुड्स की NRV पे आना है। उसके लिए सर AS2 क्या कहता है? AS2 कहता है कि सेमी फिनिश गुड्स की NRV कैसे निकालोगे आप? सेमी फिनिश गुड्स की NRV आप निकालोगे सेल प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स दैट इज 750, इसमें से माइनस कर दोगे कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ WIP, कि WIP को पूरा करने के लिए मेरे पास अभी 310 रुपए का खर्चा और इनकर होगा, इसको मैं माइनस कर देता हूं यहां से, तो ये कितना आता है? 440 आ गया। लेस करा मैंने ब्रोकरेज, 2% ब्रोकरेज, भाई ब्रोकरेज तो लगेगी लगेगी, 440 का 2% कितना हो गया? 440 का 2% हो गया आपका 88। एक सेकंड रुक जाओ बस, इट्स माय कैलकुलेटर। 440 का 2% ये हो गया आपका 8.8। कितना हो गया ये? 440 माइनस 8.8, 431। इसको ओहो, ये ब्रोकरेज जो है ये आपका मैंने 440 पे निकाल दिया ना, जबकि ये तो 750 पे है, तो ब्रोकरेज कितना होगा सर? 750 का 2% होगा ना, तो 15 रुपए। तो कितना हो गया सर? सेमी फिनिश गुड्स की जो हमारी NRV हो जाएगी वो हो जाएगी 425 रुपए। दिस इज NRV ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, NRV ऑफ WIP। अब मेरे पास कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ WIP कितनी है? कॉस्ट ऑफ WIP है मेरे पास 430 रुपीज, तो मैं किस पे वैल्यू करूंगा? विच एवर इज लोएस्ट, NRV पे वैल्यू कर दूंगा मैं अपनी WIP को।
क्लियर है? देखो भाई आंसर में क्या कहता है वो, उसने इसी तरीके से किया, वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स निकाली, नेट सेलिंग प्राइस आपके पास 750, लेस करा इसने एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 310, तो ये आ गया 440 रुपए। ये 440 रुपए आपकी क्या है, एनआरवी है, लेकिन इसमें से वो कह रहा है ब्रोकरेज भी लग जाएगी आपकी 2% ऑफ 750 का 2% लगेगा, क्योंकि जो ब्रोकर होगा वो तो सर फिनिश गुड्स की कॉस्ट पे पैसा चार्ज करेगा आपसे, कमीशन चार्ज करेगा, तो 15 रुपए की आपकी ब्रोकरेज भी लग जाएगी। तो एक्चुअली में एनआरवी आपकी कितनी रहेगी, 425 रुपए। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी आपकी 430 है, तो आपके लिए लोअर क्या हो गया, 425 हो गया। ठीक, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन AS 10 के ऊपर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अ प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 10 लाख इज बॉट ऑन 1 अप्रैल 2020। एक हमने 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी 1 अप्रैल 2020 को। इट्स एस्टिमेटेड टोटल फिजिकल लाइफ इज 50 इयर्स। उसकी जो टोटल फिजिकल लाइफ है वो कितनी है सर, 50 साल की है। हाउएवर द कंपनी कंसिडर इट likely that it will sell the property after 25 years। कंपनी कहती है कि भाई हम 25 साल बाद ये प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सेल आउट कर देंगे, बाजार में बेच देंगे। तो एज पर AS 10 के हिसाब से अगर मैं पूछूं व्हाट इज द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो आप 50 साल नहीं बोलोगे, आपके लिए एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है, 25 साल, क्योंकि 25 साल बाद तो आप इस प्रॉपर्टी को बेचने की प्लानिंग कर रहे हो। ठीक, तो आपके लिए एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी होगी, यूजफुल लाइफ आपके लिए हो जाएगी 25 ईयर्स। ठीक है जी। द एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू इन 25 ईयर्स टाइम बेस्ड ऑन द करंट ईयर प्राइस इज 10 लाख, और केस बी में 9 लाख। ठीक, वो कह रहा है केस ए में जो हमारी रेजिडुअल वैल्यू है वो 10 लाख है, और केस बी में हमारी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो है 9 लाख है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 31/2021। ठीक है जी, बट डेप्शन निकालना है आपको AS 10 के हिसाब से। देखो आपके पास यूजफुल लाइफ है सर कितनी, 25 ईयर्स की। पहले केस में जो आपकी रेजिडुअल वैल्यू है वो 10 लाख है, कॉस्ट भी 10 लाख है, तो डेप्रिसिएशन तो जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि जब आपकी रेजिडुअल वैल्यू और कॉस्ट दोनों बराबर ही है तो उस केस में डेप्रिसिएशन आपका लगेगा ही नहीं। तो पहले केस में जो आपका डेप्रिसिएशन रहेगा वो जीरो रहेगा, नील। क्यों, क्योंकि सर सारी की सारी कॉस्ट जो है वो आप रेजिडुअल वैल्यू की फॉर्म में 25 साल बाद कवर कर लोगे। ठीक, केस नंबर 2 में कहता है कि सर जो हमारा रेजिडुअल वैल्यू है वो 9 लाख है, कॉस्ट है 10 लाख, तो आपके लिए डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना बन गया, डेप्रिशिएबल अमाउंट हो गया आपका 1 लाख रुपए। इस 1 लाख को आप 25 साल में राइट ऑफ करोगे तो हर साल का डेप्शन कितना आ जाएगा आपका, 4,000 रुपए आ जाएगा। 4,000 रुपए का आपका एनुअल डेप्शन आ जाएगा। केस नंबर 2 में क्या कहता है वो पढ़ो। केस ए, द कंपनी consider that residual value based on the price prevailing at the balance sheet will be equal to cost, therefore there is no depreciable amount and depreciation is 0। केस बी में द कंपनी कंसिडर दैट द रेजिडुअल वैल्यू बेस्ड ऑन द प्राइस प्रिवेलिंग एट द बैलेंस शीट डेट विल बी 9 लाख एंड द डेप्रिशिएबल अमाउंट इज 1 लाख। एनुअल डेप्शन ऑन स्टेट लाइन बेसिस विल बी 4,000 रुपए। कैसे निकाला, 1 लाख डिवाइडेड बाय 25 करके आपका 4,000 रुपए आ गया। क्लियर है, बोलो भाई क्लियर। नाउ कम टू AS 11 फॉरेन एक्सचेंज, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। पढ़ो। मोना लिमिटेड परचेज द प्लांट फॉर $1 1 लाख ऑन 1 दिसंबर 2020। एक कंपनी ने क्या करा सर, $1 लाख का एक प्लांट खरीदा। कब खरीदा है, 1 दिसंबर 2020 को उसने एक प्लांट खरीदा। पेबल आफ्टर 3 मंथ, पेमेंट कब होनी है सर, 3 महीने बाद पेमेंट हो रही है। तो 1 दिसंबर से 3 महीने बाद अगर मैं डेट निकालूं तो कब बनेगी आपकी, दिसंबर जनवरी फरवरी, आपकी फेब के एंड में पेमेंट होनी है, फेब एंड में आपकी इसकी पेमेंट होनी है। कंपनी एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 मंथ्स एट 49.15 पर डॉलर। अब कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने आज ही एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि सर आज ही मैंने डॉलर बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मैंने किसी फॉरेन एक्सचेंज डीलर के साथ क्या करा, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मैं आपसे 3 महीने बाद $1 49.15 में खरीदूंगा। अब डॉलर चाहे सर 50 का हो जाए चाहे 40 का रह जाए, मुझे कितने में खरीदना पड़ेगा, मुझे 49.15 में खरीदना पड़ेगा डॉलर। ठीक, तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जबकि आज $1 का रेट क्या चल रहा है, आज $1 का रेट चल रहा है 48.85। आज $1 का रेट कितना चल रहा है, 48.85। तो 48.85 का डॉलर का रेट चल रहा है और मैंने 3 महीने बाद डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट कितने का कर लिया, 49.15 का खरीद लिया।
तो जो मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं, जो मैं ये 3 महीने में एक्स्ट्रा पर डॉलर पे करूंगा, तो वो उसको मैं क्या बोलूंगा, वो मेरे लिए एक तरीके से नुकसान है, वो मेरे लिए एक तरीके से क्या है, लॉस है। उसको मैं बोलूंगा प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कि मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या दिया, कुछ प्रीमियम पे करा है। अब AS11 कहता है कि भाई इस टाइप का जो प्रीमियम है, इस टाइप का जो प्रीमियम है, इसको आप AS11 की तरीके से आप फॉरेन एक्सचेंज लॉस ट्रीट करोगे और आप इसे राइट ऑफ करोगे ओवर द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आप इसे राइट ऑफ करोगे ओवर द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सर विद इन अ ईयर खत्म हो रहा है, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो विद इन अ ईयर खत्म हो रहा है, तो मैं सारा का सारा जो प्रीमियम है, सारा का सारा जो एक्सचेंज लॉस है, वो इसी साल में बुक कर लूंगा। हाँ, अगर मेरा जो पीरियड है वो इस ईयर के भी बाद जा रहा होता तो मैं फिर क्या करता, प्रोपोर्शनेट कर देता। ठीक, देखो मैं सॉल्यूशन से आपको समझाता हूं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट और लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन द बुक्स ऑफ मोना लिमिटेड फॉर द ईयर 31/2021। देखो फॉरवर्ड रेट क्या है सर, फॉरवर्ड रेट है आपके पास 49.15, स्पॉट रेट आज क्या रेट चल रहा है डॉलर का 48.85, तो आपने प्रीमियम कितना पे करा, आपका प्रीमियम पड़ेगा सर 0.30 पर डॉलर। आपका कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कितने का है, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है आपका 1 लाख डॉलर का, तो 1 लाख इंटू 0.3, तो आपका कितने रुपए का एक्सचेंज लॉस हो गया, आपका टोटल लॉस हो गया सर 30,000 का, जिसको आप राइट ऑफ करोगे, जिसको आप राइट ऑफ करोगे इन द ईयर 31 मार्च 21 ओनली, क्योंकि सर 3 महीने का आपका पीरियड है, 3 महीने का आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो विद इन अ ईयर खत्म हो रहा है। इन केस जो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है ये 6 महीने का होता, 6 महीने का होता, फिर मैं क्या करता, फिर मैं देखता कि सर इस साल में कितना आ रहा है और अगले साल में कितना जाएगा, इस साल में कितना आ रहा है और अगले साल में कितना जाएगा, तो इस साल में मेरे ख्याल से दिसंबर से कैलकुलेट कर लो आप, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने इस साल में होते और 2 महीने आपके अगले साल में जाते, तो मैं अकॉर्डिंगली इसको राइट ऑफ कर देता कि सर 30,000 का 4/6 मैं इस साल लेता और 30,000 का 2/6 मैं नेक्स्ट ईयर ले लेता। तो इस साल में कितना लेता, इस साल में लेता 6 5 5 और 20,000 पे इस साल लेता और 10,000 पे अगले साल लेता। तो ऐसा भी पूछ सकता है, ये तो आपको बहुत सिंपल दे दिया कि विद इन ईयर ही आपका खत्म हो रहा है तो सारा का सारा लॉस इसी साल बुक कर लोगे। लेकिन अगर वो उसने कुछ टाइम पीरियड ऐसा दे दिया जो अगले साल में भी जा रहा है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि सब प्रोपोर्शनेटली करके कि इस साल कितना होगा और बाकी हमारा अगले साल जाएगा। ठीक, कॉन्सेप्ट आपका ये सर AS11 से उठाया गया है, समझते हो ना सर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दोबारा सुन लो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम क्यों करते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम तभी करते हैं जब हमें लगता है कि सर जो मुझे पेमेंट करनी है, मान लो मेरे को कोई फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करनी है, डॉलर में पेमेंट करनी है, 3 महीने बाद पेमेंट करनी है और मैं मार्केट को स्टडी करता रहता हूं और मुझे लगता है कि सर डॉलर बढ़ सकता है, डॉलर बढ़ सकता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्सचेंज डीलर के पास जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि सर मुझे 3 महीने बाद कुछ डॉलर आपसे खरीदने हैं। अब ऑब्वियसली आज जो डॉलर का रेट चल रहा है वो उस रेट पे तो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करेगा नहीं, वो क्या कहेगा, वो कहेगा मिल तो जाएंगे लेकिन थोड़े महंगे मिलेंगे। तो उसने मुझे रेट दे दिया 49.15 का, जबकि आज रेट चल रहा है 48.80 का, मैंने आज नहीं खरीदे, मैं 3 महीने बाद खरीदूंगा। अब सर यहां पर रिस्क की सिचुएशन है, डॉलर अगर मान लो 49 की बजाय 50 हो गया तो मेरे लिए तो फायदा ही है, मेरे लिए तो फायदा ही है, तब फायदा होगा। ठीक, लेकिन अगर डॉलर 48 की जगह पर 49 की जगह पर ये रह गया 47 तो सर मेरे लिए भारी नुकसान है। ठीक, लेकिन इसको बोलते हैं सर हेजिंग, इसको क्या बोलते हैं, हेजिंग। मैं अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कुछ हेजिंग कर रहा हूं सो दैट मेरे को फ्यूचर में जो मेरा रिस्क हो वो मिनिमाइज हो जाए, इसको बोलते हैं सर हम हेजिंग कॉन्सेप्ट, जो कि सर आप फ्यूचर में जाकर अपना स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाकर SFMA से डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है जी, आओ भाई AS12 गवर्नमेंट ग्रांट, मोस्ट सिंपल AS, बहुत आसान है ऐसा, ये पढ़ो। डी लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 17 फॉर 20 लाख। ठीक है, 1 अप्रैल 17 को हमने एक मशीनरी खरीदी 20 लाख रुपए की, यूजफुल लाइफ इसकी है 5 साल की। द कंपनी हैड अप्लाइड ऑन 1/4/17 फॉर अ सब्सिडी टू अ ट्यून ऑफ 80% ऑफ द कॉस्ट। कंपनी ने क्या करा सर, कुछ ग्रांट के लिए अप्लाई कर दिया, कंपनी ने ग्रांट के लिए अप्लाई किया कि भाई 80% मुझे ग्रांट मिल जाए, 1 अप्रैल 17 को अप्लाई किया है, अभी मिली नहीं है। द सैंक्शन लेटर फॉर द सब्सिडी was received in नवंबर 2020, 2021 में उसे क्या मिला सर, सब्सिडी मिल गई है, 2021 में उसे सब्सिडी मिल गई है। द कंपनीज फिक्स एसेट अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 शोज क्रेडिट बैलेंस एज अंडर, ये इनका एसेट अकाउंट दे रखा है 2021 का। कैसे दे रखा है सर, 20 लाख का मेरा एसेट था, 17 18 18 19 और 19 20 3 साल का मैंने इस पे 12 लाख रुपए का डेप्शन लगा दिया।
भाई 20 लाख था, 5 साल की यूजफुल लाइफ थी तो 4 लाख का डेप्शन बनता है, तो 3 साल का 12 लाख रुपए डेप्शन लगा दिया, 8 लाख की एसेट बच गई हमारे पास कब, 20-21 की स्टार्टिंग में। 1/4/2020 को आप कह सकते हो कि 1/4/2020 को एसेट की वैल्यू कितनी आपकी 8 लाख रुपए। ठीक, अब आपको सर 16 लाख रुपए ग्रांट मिल गई है। आपने क्या करा, आपने सर क्या करा, नेट मेथड को फॉलो किया और एसेट अकाउंट में ही ग्रांट का अमाउंट क्या करा आपने, क्रेडिट कर दिया। एसेट में ही ग्रांट का अमाउंट आपने क्रेडिट कर दिया। ठीक, और इस वजह से क्या हुआ सर, आपका एसेट का अमाउंट जो है वो 8 लाख रुपए नेगेटिव चला गया। क्या ये प्रेजेंटेशन ठीक है? देखो, आप नेट मेथड फॉलो तो कर सकते हो, नेट मेथड फॉलो तो कर सकते हो, लेकिन आप ग्रांट को उतना ही क्रेडिट करोगे जितना एसेट के अकाउंट में बैलेंस बचेगा। अब एसेट के अकाउंट में सर 8 लाख रुपए का बैलेंस है और आपको मिल रही है 16 लाख रुपए की ग्रांट, तो आप एसेट अकाउंट में सिर्फ 8 लाख ही क्रेडिट करोगे, बाकी आप कहां लेके जाओगे, बाकी आप अपनी पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे, बाकी आप पीएल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। इसका रीजन क्या है, क्योंकि सर इसका देखो, आप एसेट का कुछ पोर्शन डेप्रिसिएशन के नाम से राइट ऑफ कर भी तो चुके हो, तो इसलिए आपको कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करना पड़ेगा, पीएल में क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने रुपए, अब 8 लाख तो यहां पर एडजस्ट कर देना और बाकी 8 लाख रुपए आप पीएल अकाउंट में क्रेडिट कर देना। वो कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन हाउ द कंपनी विल डील इन द एसेट फॉर द अकाउंट 2021, और हाँ 2021 और 21-22 जो बाकी बचे कुछ 2 साल है उसमें कोई डेप्शन चार्ज नहीं होगा, क्योंकि एसेट की वैल्यू क्या होगी हमारी, 0 हो गई है। पढ़ो, फ्रॉम द अबव अकाउंट इट इज इन्फर्ड दैट company has deducted grant from the book value of the asset for accounting for government grants. Accordingly, out of rupees 16 lakh that has been received, rupees 8 lakh being the balance in the machinery account should be credited to the machinery account. ठीक, कि भाई 16 लाख में से सिर्फ 8 लाख की उसे मशीनरी में क्रेडिट करने चाहिए, क्योंकि मशीनरी का बैलेंस ही 8 लाख बचा हुआ है, and the balance of 8 lakh may be credited to the P&L account since already the cost of to the asset to the tune of 12 lakh had been debited to the P&L account in the earlier year by way of deduction charge. वो कह रहा है बाकी जो 8 लाख रुपए आपको मिले हैं वो आप पीएल में क्रेडिट करोगे, क्योंकि देखो एसेट का कॉरेस्पॉन्डिंग खर्चा हम पीएल में डेबिट भी तो कर चुके हैं बाय द नेम ऑफ डेप्शन, and 8 lakh transfer to P&L account now would be partial recovery of that cost. There is no need to provide deduction for 2021 and 21-22 as the depreciable amount is now nil. ठीक है जी, क्लियर है। देन आता है सर AS13 इन्वेस्टमेंट, AS13 का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। जेड बैंक, एक बैंक है जेड बैंक, हैज क्लासिफाइड इट्स टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 21 इनटू 3 कैटेगरीज। बैंक क्या कर रहा है सर, अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 कैटेगरी में डाल रहा है। पहली कैटेगरी उसने दी हेल्ड टू मैच्योरिटी, हेल्ड टू मैच्योरिटी HTM। हेल्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है कि सर वो इन्वेस्टमेंट मैं मैच्योरिटी तक रखूंगा, जब तक उस इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी नहीं आई थी तब तक बैंक अपने पास वो पैसा रखेगा। देन रखता है सर दूसरी कैटेगरी बनाई उसने अवेलेबल फॉर सेल, कि वो इन्वेस्टमेंट जो बैंक ने बेचने के लिए रखी है, इंटेंशन है कि भाई मैं इसको बेच दूंगा, जल्दी से जल्दी बेच दूंगा। और कुछ होती है सर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग एज पर RBI गाइडलाइंस, कि कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपने पास ट्रेडिंग करने के लिए रखी है, बैंक को ट्रेडिंग करना अलाउड होता है, RBI परमिशन दे देता है। ठीक, कुछ गाइडलाइंस होती है RBI की उसको फुलफिल करके। ठीक, तो 3 तरीके के उसने इन्वेस्टमेंट रखे, हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। फिर वो कहता है हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स आर कैरिड आउट एट एक्विजिशन कॉस्ट लेस अमोर्टाइज अमाउंट। वो कह रहा है HTM वाली इन्वेस्टमेंट को मैं कैसे शो कर रहा हूं, एक्विजिशन कॉस्ट लेस अमोर्टाइज अमाउंट, कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें से अमोर्टाइज करता रह रहा हूं, राइट ऑफ करता जा रहा हूं। अवेलेबल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट आर कैरिड आउट मार्क्ड टू मार्केट, जो अवेलेबल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट है उसको मैं मार्क टू मार्केट लेके जा रहा हूं। मार्क टू मार्केट का मतलब क्या होता है कि हर साल मैं उसे मार्केट वैल्यू पे वैल्यू कर देता हूं और प्रॉफिट और लॉस को रिकॉग्नाइज कर लेता हूं। मार्क टू मार्केट मतलब मार्केट वैल्यू पर लेकर आना। और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट वीकली इंटरवल्स एट मार्केट रेट्स, कि जो हेल्ड टू ट्रेडिंग वाली इन्वेस्टमेंट है उसको मैं हर हफ्ते वैल्यू करता हूं और हर हफ्ते क्या करता हूं सर, उसको उसकी मार्केट वैल्यू पर ले आता हूं। नेट डेप्रिसिएशन इफ एनी इज चार्ज टू रेवेन्यू एंड नेट एप्रिसिएशन इज इफ एनी इज इग्नोर्ड। वगैरह अगर कोई भी डेप्शन होता है, डाउनफॉल होता है, उसको मैं अपने रेवेन्यू में चार्ज कर लेता हूं, पीएल अकाउंट में चार्ज कर लेता हूं, और कोई एप्रिसिएशन होता है उसको मैं इग्नोर करता हूं, क्योंकि वो प्रूडेंस के अगेंस्ट चला जाएगा, इसलिए मैं उसे इग्नोर कर देता हूं। कमेंट वेदर द पॉलिसी ऑफ द बैंक इज इन अकॉर्डेंस विद AS13। ये क्वेश्चन आपके पास कि बैंक जो ये काम कर रहा है क्या वो AS13 के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या होना चाहिए बताओ। सबसे मजे का पॉइंट क्या है सर, बैंक से पे AS13 लगता ही नहीं है। अगर आप AS13 की एक्सेप्शंस उठाओगे तो सर बैंक्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम AS13, बैंक्स को AS13 फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो सर बैंक अपनी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कैसे करता है, बैंक को सर अपनी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एज पर RBI गाइडलाइंस करनी पड़ती है।
बैंक को अपनी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यूएशन करनी पड़ती है वो एज पर आरबीआई गाइडलाइंस करनी पड़ती है, क्योंकि बैंकों के ऊपर AS 13 नहीं लगता। अब बैंक AS 13 फॉलो अगर नहीं भी कर रहा तो भी उसे नॉन कंप्लायंस नहीं माना जाएगा। क्यों? एज्यूम किया जाएगा सर आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो हो गई है। तो यहां पर जो मर्जी बैंक करता रहे, अगर वो विद इन आरबीआई गाइडलाइंस है तो ओके है, अगर आरबीआई गाइडलाइंस नहीं है तो बैंक गलत कर रहा है, ऑडिटर उसे रिपोर्ट कर देगा। ठीक, तो पढ़ो। एज पर AS 13 accounting for investment, the accounting standard is not applicable to bank, insurance company, mutual funds। banks हो गए, इंश्योरेंस कंपनी होगी, म्यूचुअल फंड होगी, इनके ऊपर सर AS 13 लगता ही नहीं है। in this case Z bank is a bank, therefore AS 13 does not apply to it। for banks RBI has issued guidelines for classification and valuation of investment and Z bank should comply with those RBI guidelines or norms। आप एडवांस अकाउंटिंग में पढ़ोगे आरबीआई की गाइडलाइन इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या होती है, ये एडवांस अकाउंटिंग का पार्ट है ये। Therefore, though Z Bank has not followed the provision of AS 13, yet it would not be considered as non-compliance since it is complying with the norms stipulated by RBI। Clear है? And last question is your AS 16 borrowing cost। इसको भी देख लेते हैं एक बार सर। In May 2020, Omega Limited took a bank loan from a bank। मई 2020 में इन्होंने क्या करा, एक लोन ले लिया बैंक से। This loan was used for specially for the construction of new factory building। अब लोन का पर्पस क्या था कि वो अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाएंगे, फैक्ट्री बिल्डिंग बनाएंगे। ठीक, द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड इन जनवरी 2021। कंस्ट्रक्शन सर जनवरी 21 में कंप्लीट हो गई है। ठीक, अब देखो ये मत बोलना सर ये क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है। वैसे क्वालिफाइंग एसेट के लिए सर 1 साल का टाइम पीरियड चाहिए होता है, लेकिन क्वेश्चन में ये दे दिया तो हम इसे क्वालिफाइंग एसेट मान के चलेंगे। मैंने आपको बता भी रखा है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कहती है कि भाई 12 महीने का पीरियड आपका क्वालिफाइंग एसेट के लिए कहलाएगा, लेकिन अगर 12 महीने से कम का भी पीरियड है तो भी आप उसे क्वालिफाइंग एसेट लेकर चलोगे, क्योंकि अगर आप इसे क्वालिफाइंग एसेट लोगे ही नहीं तो आपका क्वेश्चन ही सर इनवैलिड हो गया ये, तो आपको क्वालिफाइंग एसेट इसे मानना पड़ेगा। द बिल्डिंग वॉज पुट टू यूज इमीडिएटली देयर आफ्टर। अब क्या हुआ सर, कंपनी ने मई 2020 में लोन लिया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, जनवरी 2021 में क्या हुआ सर, हमारी बिल्डिंग कंप्लीट होकर तैयार होगी और हमने उसे पुट टू यूज में लेकर आ गए। इंटरेस्ट ऑन द एक्चुअल अमाउंट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग टिल इट्स कंप्लीशन वाज 18 लाख। कि सर जब हमने लोन लिया था वहां से लेकर बिल्डिंग कंप्लीट होने तक का जो मेरा लोन का इंटरेस्ट है, वो बनता है 18 लाख रुपए। Whereas the total interest payable to the bank on the loan for the period 31 मार्च 21 is 25 लाख। जबकि 31 मार्च 21 तक का जो टोटल इंटरेस्ट बनता है, मई 2020 से लेकर 31 मार्च 21 तक का जो टोटल इंटरेस्ट बनता है वो कितना बनता है आपका 25 लाख रुपए। देखो कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, आपने सर मई 2020 में लोन लिया, बिल्डिंग भी स्टार्ट कर दी होगी ऑब्वियसली, और जनवरी 21 में आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई और 31 मार्च 21 में आपका अकाउंटिंग ईयर ओवर हो गया। वो कहता है पूरे साल का जो इंटरेस्ट है वो बनता है सर 25 लाख रुपए, और यहां से यहां तक का जो इंटरेस्ट है वो बनता है आपका 18 लाख। आई एम सॉरी, यहां से यहां तक का इंटरेस्ट कितना बनता है, 18 लाख रुपीस बनता है, और पूरे साल का 25 लाख बनता है। ठीक है जी, आगे बढ़ो। द कंपनी वॉन्ट्स टू ट्रीट 25 lakh as a part of cost of factory building and thus capitalize it on the plea that loan was specifically taken for the construction of factory building। Explain the treatment in line with the provision of AS 16। कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाह रही है कि ये पूरा 25 लाख का जो खर्चा है इसको सर मैं कैपिटलाइज कर दूं, फैक्ट्री बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर दूं। क्यों? क्योंकि कंपनी कह रही है कि भाई ये जो मैंने लोन लिया है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए लिया है, तो मुझे ये सारा 25 लाख का खर्चा फैक्ट्री बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करना चाहिए। बट क्या ये AS 16 के हिसाब से ठीक है? आंसर इज नो। AS 16 कहता है कि सर आपको कैपिटलाइजेशन सीज करनी पड़ेगी। कब सीज करनी पड़ेगी? यहां पर सीज करनी पड़ेगी। क्यों कैपिटलाइजेशन सीज हो जाती है? कि व्हेन योर एसेट इज रेडी फॉर यूज, व्हेन ऑल द सब्सटैंशियल एक्टिविटीज ऑन द एसेट हैव बीन कंप्लीटेड। AS 16 क्या कहता है कि सर जब एसेट के ऊपर सारी सब्सटैंशियल एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई हैं तो आपको कैपिटलाइजेशन रोकनी पड़ेगी। सिंस ऑल द एक्टिविटीज हैव बीन कंप्लीटेड इन जनवरी 21, तो एक्सपेंस ऑफ द लोन टिल जनवरी 21 विल बी कैपिटलाइज्ड विद द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो आपको बिल्डिंग की कॉस्ट पे कितना कैपिटलाइज करना पड़ेगा? 18 लाख रुपए कैपिटलाइज करना पड़ेगा, और बाकी जो 7 लाख रुपए है ये 7 लाख आप अपने PNL अकाउंट में डेबिट करोगे, PNL अकाउंट में डेबिट कर दोगे। ठीक है जी, बस ये छोटे से सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन था ये।
A16 clearly states that capitalization of the borrowing cost should cease when substantial all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use are completed. Therefore, interest on the amount that has been used for the construction of building up to the date of completion, that is January 21, that is 18 lakh alone can be capitalized. It cannot extend to 25 lakhs. ठीक है जी. तो सर ये था मेरा पार्ट नंबर 3 आपके आरटीपी का. सर मेरा आरटीपी पूरा कंप्लीट हो चुका है अब, और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा. यस, आपको बहुत अच्छे से अब ये समझ भी आ गया होगा, मैं पूरी इसकी उम्मीद करके चलता हूँ. ठीक है जी. चलो फिर कोई दिक्कत परेशानी है तो सर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना. आई विल डेफिनेटली गिव यू रिप्लाई. और आरटीपी सर आपका यहाँ पर खत्म हो गया है. अगर आप ये वीडियो देख लोगे तब भी आपका काम बन जाएगा. कुल मिला के 3 घंटे की है, तो अगर आप 2.5 से 3 घंटे, मेरे ख्याल आज वाली तो छोटी ही होगी, लेकिन हाँ पहली वाली बड़ी थी, तो आप 3 घंटे कह सकते हो. तो 3 घंटे अगर आप बैठ जाओ आरटीपी लेकर, तो सर आरटीपी खत्म है आपका. आपको सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ ये वीडियो देखनी है, वीडियो के साथ साथ ही खत्म होगा. और अगर साथ साथ आपने वीडियो देखी है तो कोई वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है जी. तो आरटीपी आपका यहाँ पर ओवर हो गया है. May 21 वाला आरटीपी मैं पहले ही डाल चुका, अगर किसी ने वो देखना हो तो वो आपको चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा. ठीक. नाउ एडवांस अकाउंटिंग आरटीपी आई विल बी सॉल्विंग इन 3 पार्ट्स अगेन. एडवांस अकाउंटिंग आरटीपी जो कि 1 नवंबर को स्टार्ट होगा. 1, 2, 3 दिन आपका एडवांस अकाउंटिंग आरटीपी चलेगा. और आप अपने जूनियर्स को बता देना सर, जूनियर्स के लिए 29, 30 और 31 ये 3 दिन सर फाउंडेशन अकाउंट्स का आरटीपी चलेगा. ठीक है जी. चलो फिर, तो सर ये हमारा अकाउंटिंग आरटीपी हो गया. आई होप आपको वीडियो पसंद आई है. वीडियो पसंद आई है तो सर डेफिनेटली इसको लाइक करके जाना, और जितने भी अपने दोस्त हैं सबके साथ इसे शेयर कर देना. मिलेंगे सर, अगर आप एडवांस अकाउंटिंग भी दे रहे हो तो एडवांस अकाउंटिंग आरटीपी में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. बाय बाय.